मामी के घर पहुंचने में मुझे बमुश्किल 2 मिनट लगे थे। नीचे कोई नहीं था। लाउंज में खिलाफ तवक्को सब कुछ बहुत सिमटा हुआ और साफ सुथरा था। मामी इतनी नफीस तबीयत की मालिक तो हरगिज नहीं थी, और ना ही बकौल उनके इस उम्र में उनसे इतनी सफाइयाँ होती थी। मासी सुबह में सिर्फ एक बार सफाई करती थी। मैं दीगर कामों के साथ सफाई भी कर जाती, मगर बहुत सुगर और सलीकामंद तो मैं भी नहीं थी। और उनके घर में तो मैं उस मकौले पर अमल करती थी कि रोम में वही करो जो रोमन करते हैं। जाहिर है जी जान लगा कर घर का कोना कोना चमका कर मुझे कौन सा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने वाला था जो खुद को हल्कान करती। मम्मी तो ससुरी सफाई देखकर ही खुश हो जाती थी। इन्हें पता ही नहीं था कि साफ सुथरा चमकता दमकता खुशबू में बसगर कैसा होता है। अब अगर कचरा डस्टबिन में जाने के बजाय 3 सीटर सोफे के नीचे पड़ा है तो उनकी बला से कम किसी को नजर तो नहीं आ रहा ना। अगर गंदे बर्तन धुलने के बजाय एक बड़े से पतीले जिसमें चावलों की तेल जलकर चिपक चुकी हो के अंदर ऊपर ढक्कन रख कर छुपा दिए गए हैं तो इन्हें क्या परवाह। टीवी के ऊपर टेबल के नीचे या फिर इधर उधर लुढ़के हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं जो फिक्र करें। ये भी उनके लिए शुक्र का मुकाम था कि कोई था जो आकर उनका इतना काम तो कर जाता था, वरना इस महंगाई के दौर में कौन तो 2 मुलाजमाएं अफोर्ड कर सकता है। ऊपर अब लाउंज के बीचों बीच खड़ी मैं इस हैरानी में डूबी थी कि इस खालिसतन जनाना सफाई के पीछे किसका हाथ है कि सामने मोहित के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकल आया। मैं चौंक गई। तुम्हारे घर में कोई आया है क्या? इससे मुझे जवाब मिलने की उम्मीद तो नहीं थी कि इसका घर और घरेलू मामलात से ताल्लुक इतना ही था जितना हमारे हुक्मरानों का हमारे मुल्क से, यानी सिर्फ खाने की हद तक। फिर भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने पूछ लिया, हाँ तुम ही तो आई हो। दोनों हाथों में पकड़े चाय के 6 कप सेंटर टेबल पर रखते हुए वो सादगी से बोला। मैं तब गई। मेरे अलावा हो सकता है आया हो, मैं तो नाश्ते के बाद अपने कमरे से ही नहीं निकला। क्यों, कोई चिल्ला काट रहे थे? मैंने तंजिया अंदाज में कहते हुए उसका जायजा लिया। जीन्स पर बनियान पहने बिखरे बालों के साथ यूं लग रहा था जैसे वो अभी नींद से जागा हो। मामी के चारों बेटों में से अगर कोई अजीब तरीन था तो वो यही था तो बहुत हैंडसम, मगर मैंने कभी उसे ढंग के होलिये में नहीं देखा था। शलवार पर शर्ट पहन था, ट्राउजर पर कुर्ता और जीन्स पर लंबी लंबी कमीज। काले हल्के घुंघराले बाल यूं बिखरे हुए होते कि उनमें साल से ब्रश न फेरा गया हो। शेव ऐसी होती कि ना तो इसे दाढ़ी कहा जा सकता था ना क्लीन शेव। पैरों में हमेशा हवाई चप्पल होती। उसे देखने के बाद अगर कोई अरमान और फर्रुख को देख लेता तो यकीन ही ना करता कि मोहित उनका भाई है। नहीं, मैं कंप्यूटर पर मसरूफ था। वो टीवी ऑन करते हुए रिमोट लेकर सोफे पर आ बैठा। वैसे तुम क्यों पूछ रही थी? सफाई देखकर हैरान हुई थी इसलिए पूछा। ओह हाँ, उसने पहली बार चौंक कर अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। शायद आफाक कर गया हो, साथ ही अपनी राय भी पेश कर दी। मेरी हंसी बेसाख्ता थी। मुझे घूरने लगा। तुम हंस क्यों रही हो? जो लतीफा तुमने सुनाया है इस पर मैं हंसने के सिवा और क्या कर सकती हूँ? मैंने उसी से पूछ लिया। वो कंधे झटकते हुए बोला, आफाक कभी कभी काम कर लेता है, ऐसा काम नहीं करता होगा। मैंने जताते हुए सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। तभी उसने दोबारा पुकारा, रुको नीली, बात सुनो। क्या है? मैं तब कर पलटी। 1 कप चाय तो बना दो प्लीज। वो मुल्तजी लहजे में दरख्वास्त कर रहा था। अभी जो ये 6 खाली कप अपने कमरे से लाए हो उसकी चाय किसने पी? मुझे गुस्सा आना लाजमी था। अगर मैं इस घर के किसी फर्द के काम को ना करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग मुझे अपनी मुलाजमा ही समझने लगे। अरे इसमें से आखिरी कप भी मैंने कोई आधे घंटे पहले पिया है, और तुम्हें अंदाजा है कि आधे घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तुम्हारे लिए तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। चाय के पीछे मोहित इतना ही पागल था कि अगर इसका मुकाबला किसी आदि नशेबाज से करवाया जाता तो वो नशे से तौबा कर लेता, मगर मोहित चाय पीना ना छोड़ता। अच्छा ठीक है, मैं बेजार हुई। अभी मैं मम्मी की बात सुन लूं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है, फिर आकर बना देती हूँ। प्लीज जल्दी आना, उसने पीछे से कहा था और मैं सर हिलाते हुए ऊपर चली आई। ऊपर भी नीचे की तरह 3 कमरे थे, एक मामू मामी का और एक आफाक और फर्रुख का, मगर मुझे किसी कमरे में जागने की जरूरत ही पेश नहीं आई क्योंकि कमरों के आगे बड़े से हॉल में मुझे मामी बैठी नजर आ गई और वो अकेली नहीं थी, उनके साथ कोई और भी था। अस्सलाम वालेकुम मामी, मैंने दानिस्ता ऊंची आवाज में कहा ताकि वो खुद ही मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाए। ए लो नीली, तुम्हें अब ख्याल आया है आने का?
میں نے آفاق کو گھنٹہ بھر پہلے بھیجا تھا۔ انہیں میری شکل دیکھتے ہی یہ شکوہ یاد آیا۔ ان کے ساتھ بیٹی گلابی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا، آفاق مجھے بلانے آیا تھا؟ میں مصنوعی حیرانی سے بولی، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ کہ میرے ہی آنے کا دل ہوا تو میں چلی آئی۔ میں فراٹے سے جھوٹ بولتی ان کے پاس والے صفحے پر آ بیٹھی۔ آفاق کو اتنی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی میرا ماسک وقت سے پہلے دلوانے کی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نیلے سے چھپے ہے۔ آنے دو اسے، آج میں اس کی اچھی خبر لیتی ہوں۔ مامی بیچاری غصے سے بڑک اٹھی۔ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے نقوش مجھے کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر ذہن پر زور دینے کے باوجود جب مجھے کچھ یاد نہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کون ہے آپ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی اجنبی سے کرتے ہوئے لہجہ کتنا بھی مہذب اور شائستہ کیوں نہ ہو، اسے کسی پتھر کی طرح لگے گا۔ میں نے یہ سوال سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی واضح ناگواری اتر آئی تھی، مگر تڑپنے کا مظاہرہ اس نے نہیں، مامی نے کیا۔